रेदांश उदय ठाकुर से पूछता है, दादाजी हवेली में क्या हुआ था? उदय ठाकुर किसी सोच में गुम हो जाते हैं। फ्लैशबैक। उदय ठाकुर लिविंग रूम में बैठकर आराम से टीवी में चल रही न्यूज देख रहे थे। वहां एक भी सर्वेंट नहीं थे, सारे सर्वेंट काम करके सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। उदय ठाकुर लिविंग रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे थे, तभी वहां पर अचानक से लाइट चली जाती है। उदय ठाकुर को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि ठाकुर हवेली की लाइट चली जाए। वह इधर उधर देखते हैं, जहां कोई भी नहीं था वह बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं। वही देव जो अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था, लाइट जाने की वजह से वह भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है। उसे यह बात बहुत ही अजीब लग रही थी कि ठाकुर हवेली में लाइट चली गई। जहां ठाकुर हवेली में एक सेकंड के लिए भी एक बल्ब बंद नहीं होता था, वही आज ठाकुर हवेली में लाइट ही चली गई। वह ऊपर से नीचे आ ही रहा होता है, तभी उसे अपने कानों में बहुत सारे कदमों की आहट सुनाई देती है। वह जल्दी से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। यही आहट उदय ठाकुर को भी अपने कानों में सुनाई देती है। वह अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को और कस के पकड़ लेते हैं। कुछ लोग तेज कदमों से चलकर ठाकुर हवेली के अंदर घुस रहे थे। जो भी खिड़कियां खुली थी, उन्हें खिड़कियों से वह लोग अंदर घुस रहे थे। देव अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसके हाथों में 2 गन थी। वहीं उदय ठाकुर अपनी छड़ी को ऊपर से पकड़ते हैं और उसे थोड़ा सा घुमाते हैं, तो उसमें से एक तलवार बाहर निकलती है। वह देखने में तो एक छड़ी थी, लेकिन उसके अंदर तलवार भी थी। ये बात किसी को भी नहीं मालूम था। वहां अचानक गोलियां चलने की आवाज आने लगती है। सारे लोग पिलर के पीछे छुप जाते हैं। अंधेरे की वजह से वह लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। उदय ठाकुर भी सोफे के पास नीचे की तरफ छुप जाते हैं। देव जैसे तैसे करके उनके पास आता है और उनको अपने कमर के पीछे से एक बंदूक निकाल कर देते हुए बोलता है, दादाजी यहाँ तलवार का काम नहीं है, यहाँ बंदूक का काम है। आप बंदूक का काम करिए, ये लीजिए। वह उनके हाथ में एक बंदूक दे देता है। देव ने अभी भी 2 बंदूकें अपने हाथों में पकड़ी हुई थी और वह लगातार उन लोगों पर फायर कर रहा था। दूसरी तरफ से भी जवाबी गोलियां चल रही थी, लेकिन उदय ठाकुर और देव बचे हुए थे। थोड़ी देर बाद वह दोनों वहां आए सारे लोगों को ढेर कर देते हैं। अब ठाकुर हवेली में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून पड़ा था। वहां पर हर जगह खून ही खून था। हर जगह पूरा फर्श खून से भरा हुआ था। उदय ठाकुर और देव सोफे के पीछे से बाहर निकलते हैं और उन लोगों को देखते हैं जो लोग ठाकुर हवेली में घुसे थे। उदय ठाकुर और देव ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। उन सब लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे और अपने पूरे चेहरे को काले मास्क से ढका हुआ था। उनकी एक भी स्किन नहीं दिख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह कोई परछाई बनकर आए हो, जैसे एक परछाई काली होती है और उनका कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल ऐसे ही वह बने हुए थे। उदय ठाकुर और देव एक एक करके सभी लोगों को चेक करते हैं। सारे लोग मर चुके थे। वह दोनों उन सबको ठिकाने लगाने के लिए उन्हें गाड़ियों में भर देते हैं और उन गाड़ियों को लेकर ठाकुर हवेली के बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक घने जंगल में आकर रुकती है, जहां वह एक एक करके सारी लाशों को बाहर निकालते हैं और एक के ऊपर एक सारी लाशें डाल देते हैं। फिर उनके आसपास मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। आग की लपटें बहुत तेज थी, जो ऊपर तक फैली थी। वह सारे लोग उनकी आंखों के सामने ही जलने लगते हैं। वह लोग तो पहले ही मर गए थे, बस इन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। तभी वहां पर कुछ गाड़ियों की आवाजें आने लगती है। जैसे ही उन गाड़ियों की आवाज आती है, देव और उदय ठाकुर के कानों में पड़ती है। उनकी आंखें छोटी हो जाती है। वह दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वह लोग जैसे ही जंगल के बाहर निकलते हैं, अपनी अपनी गाड़ी के साइड मिरर से देखते हैं। जहां कुछ गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी, वह लोग अपनी गाड़ियों की स्पीड तेज कर देते हैं। उनके चेहरे में तिरछी मुस्कुराहट थी, जैसे ना जाने वह लोग अब कौन सा बड़े काम को अंजाम देने वाले हैं। वह लोग अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर देते हैं। बिल्कुल फुल स्पीड में वह लोग अपनी गाड़ी चला रहे थे। वही पीछे 4-5 गाड़ियां जो उनका पीछा कर रही थी, वह भी अपनी गाड़ियों की स्पीड तेज कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उदय ठाकुर और देव की गाड़ी एक बड़े से गोदाम के बाहर आकर रुकती है। वह लोग अपनी गाड़ियों से निकलकर उस गोदाम के अंदर चले जाते हैं। जो गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी, वह गाड़ियां भी वहां आकर रुक जाती हैं और उन गाड़ियों से भी बहुत सारे लोग निकलते हैं और उस गोदाम के अंदर चले जाते हैं। उन लोगों ने भी बिल्कुल वैसे ही काले कपड़े पहने हुए थे, जैसे वह लोग जो ठाकुर हवेली के अंदर घुसे थे उन्होंने पहने हुए थे। इन्होंने भी अपने चेहरे को पूरा मास्क से ढका हुआ था।
उनकी एक भी स्किन नहीं दिख रही थी। वह लोग अंदर चले जाते हैं। उदय ठाकुर और देव आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। उनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बंदूक थी। वह लोग उन्हें कुछ समझने का मौका भी नहीं देते और उनके ऊपर तलवार और गोलियों से हमला कर देते हैं। धीरे धीरे करके वहां पर आए सारे लोग मर जाते हैं। फ्लैशबैक एंड उदय ठाकुर रेदांश को सब कुछ बता देते हैं। रेदांश की नजर वहां पड़े एक आदमी पर पड़ती है जो अभी जिंदा दिख रहा था। उसकी सांसें चल रही थी। देव उस आदमी को देखते हुए बोलता है, इसे हमने जानबूझ के जिंदा रखा है। इन सब की बॉडी में वही अजीब सा मारक है जो पहले पकड़े गए लोगों के बॉडी में था। वही गोल सा अजीब सी डंडियों वाला मार्क। मतलब ये सब लोग एक ही इंसान के भेजे गए आदमी है। देव रेदांश से बोलता है। रेदांश झुककर उस आदमी के जबड़े को कस के दबाते हुए बोलता है, बोल तेरा बॉस कौन है और तुम लोगों को हमारी हवेली में किसने भेजा है? जल्दी बता। तुम गीदड़ों की इतनी हिम्मत हो गई कि ठाकुरों की हवेली में हाथ डालो? तुम गीदड़ों को तो मरना ही है और साथ में तुम्हारा वह गीदड़ बॉस भी मरेगा जो हमेशा पीछे से वार करता है। हम ठाकुर पीछे से नहीं सीना ठोक के सामने से वार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक तो वैसे ही वह आदमी पूरी तरीके से जख्मी था। ऊपर से रेदांश की इतनी तेज पकड़ से उस आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जबड़े अभी ही निकल जाएंगे, टूट जाएंगे। वह आदमी अपनी शर्ट की जेब की तरफ इशारा करता है। रेदांश उसकी शर्ट की जेब को तुरंत फाड़ देता है। उसमें से एक पेन ड्राइव निकलती है। रेदांश पेन ड्राइव को उठाकर उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। देव जल्दी से बाहर जाकर अपनी गाड़ी से लैपटॉप निकाल के लाता है। रेदांश उस लैपटॉप में वह पेन ड्राइव कनेक्ट कर देता है। पेन ड्राइव में एक वीडियो थी। रेदांश उस वीडियो को चालू करता है। उस वीडियो में एक आदमी था जिसने उन्हीं आदमियों की तरह कपड़े पहने हुए थे। पूरे काले कपड़े। उसने अपने चेहरे पर भी ऊपर से पूरा नीचे तक ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुआ था जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने अपने हाथों में भी ग्लव्स पहने हुए थे जिससे उसके हाथ भी नहीं दिख रहे थे, या यूं कहीं उसकी एक भी स्किन नहीं दिख रही थी। वह पूरा का पूरा ब्लैक कलर में ही डूबा हुआ था। वीडियो चालू होती है। वह आदमी बोलता है, बहुत शौक है ना तुझे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने का, लोगों को तबाह करने का। बहुत जल्दी ये शौक, ये खेल तुम्हारे साथ खेला जाएगा और तुम्हारी यह जो जबरदस्ती की शादी है ना, इसे मैं तुड़वा कर ही रहूंगा और ये तुम्हारी जबरदस्ती की बीवी यही तुम्हारी मौत की वजह बनेगी। बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। हा हा हा। उस वीडियो वाले आदमी की आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी। इससे साफ पता चल रहा था उसने वॉइस चेंजर का यूज करा है ताकि उसकी असली आवाज भी इन लोगों को पता ना चले और उसकी कहीं से भी पहचान ना हो। देव उस वीडियो को पूरा देखने के बाद बोलता है, इसका मतलब ये लोग ठाकुर हवेली में हमें मारने नहीं आए थे, भाभी को किडनैप करने आए थे। वहां पर अब बहुत सारे गार्ड्स आ गए थे जो रेदांश के ही गॉड्स थे। रेदांश उदय ठाकुर और देव को वहां से जाने का इशारा करता है। उदय ठाकुर और देव वहां से चले जाते हैं। रेदांश एक सरसरी नजर से वहां पड़े सारे लोगों को देखता है जहां सिर्फ और सिर्फ खून के छींटे थे और वहां पड़े लोगों की लाश से सिर्फ खून ही खून बह रहा था। वह जो जिंदा आदमी बचा था। रेदांश उसके गर्दन में पैर रखकर इतनी जोर से मसलता है कि उस आदमी की गर्दन की हड्डियां टूट जाती है और वह वही दम तोड़ देता है। रेदांश वहां से जाते हुए बोलता है, इन सब के छोटे छोटे टुकड़े करके एसिड में डाल दो। इतना बोलकर वो वहां से बाहर चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जो सिर्फ कांच से बनी हुई थी। देखने में वह बिल्कुल आंशी इंटरप्राइजेज जैसी थी। बस फर्क इतना था कि उस बिल्डिंग में 50 मंजिल थी और इस बिल्डिंग में 30 मंजिल थे। उदी बिल्डिंग के 30वें मंजिल पर एक बड़ा सा केबिन था जिसके अंदर एक आदमी गुस्से में बैठा हुआ था। उस आदमी की कोरल आइज गुस्से की वजह से पूरी लाल हो गई थी। उसके हाथों और चेहरे की नसें उभर आई थी। उसके ब्लैक बाल हल्के बिखरे हुए थे। वो दिखने में काफी हैंडसम था। उसने कान में डायमंड का एक स्टड था। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जिसे उसकी अट्रैक्टिव चेस्ट साफ दिख रही थी। वो दिखने में बिल्कुल बवाल लग रहा था। वह अपने मूविंग चेयर को गोल गोल घुमा रहा था और उसके हाथ में स्ट्रेस बॉल थे जिसे वह गुस्से की वजह से दबा रहा था। वही उसके सामने 2 लड़के और एक लड़की खड़ी हुई थी। वह उस आदमी को इतने गुस्से में देखकर डर से कांप रहे थे। वह आदमी गुस्से में बोलता है, जल्दी बताओ तुम में से वह गद्दार कौन है जो हमारी कंपनी के शेयर्स, हमारी कंपनी के सीक्रेट्स हमारी राइवल कंपनी को बता रहा है। देखो अपने मन से बता दोगे तो शायद हम उस गद्दार को सजा कम दें।
लेकिन अगर हमने अपने हिसाब से पता लगाया और हमें पता चला कि वह गद्दार तुम में से कोई है, तो शौर्य रंधावा की अदालत में गद्दारों को मौत नहीं मिलती बल्कि मौत से भी बदतर सजा मिलती है, जिससे वह ना ही अपनी जिंदगी जी पाते हैं और ना ही मर पाते हैं। एक बार और हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं, बताओ कौन है वह जिसने हमारी कंपनी के सीक्रेट्स हमारी राइवल कंपनी को बताया है? उद्धरण चिन्ह। वह तीनों लोग शौर्य को इतने गुस्से में देखकर डर से कांप रहे थे। उसकी बातें सुनकर उनके माथे से पसीना निकल रहा था। वह तीनों एक साथ बोलते हैं, सर हमें नहीं पता वह गद्दार कौन है, लेकिन मैं नहीं हूँ इस कंपनी का गद्दार। मैंने इस कंपनी के साथ बिल्कुल निष्ठा ईमानदारी से काम किया है। उद्धरण चिन्ह। वही जवाब वहां खड़े लड़का और उस लड़की का भी था। शौर्य उन्हें जाने का इशारा करता है। वह लोग जल्दी से वहां से बाहर निकल जाते हैं। जैसे अगर वह लोग 5 मिनट भी वहां और रुक तो उनका वही दम घुट जाएगा और वह वही मर जाएंगे। वह लोग बाहर आकर एक गहरी सांस लेते हैं। एक लड़की बिना नॉक किए उस केबिन के अंदर आ जाती है। उसने बहुत ही छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी जो ऑफ शोल्डर थी। वह ब्लैक कलर की ड्रेस थी जो बिल्कुल सिंपल थी। उसने टक टक करने वाली ऊंची हिल्स पहनी हुई थी, बालों को खुला ही छोड़ा था और चेहरे पर 2.5 किलो का मेकअप सजाकर वह उस केबिन के अंदर बिल्कुल कैटवॉक करते हुए शौर्य के पास आती है और उसकी गोद में बैठकर अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन में लपेटकर उसके कंधे पर सर रखकर बोलती है, शौर्य बेबी तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? जो भी गद्दार होगा हम जल्दी ही पता लगा लेंगे, इतनी टेंशन मत लो। चलो हम लोग कुछ फन करते हैं, रोमांस करते हैं, किस करते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू शौर्य बेबी। तभी वहां पर एक लड़की बिना नॉक किए केबिन के अंदर आ जाती है। शौर्य और उस लड़की को ऐसे इतना करीब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही वह लड़की जो शौर्य के इतना करीब थी, केबिन का दरवाजा खुलता देखकर अपनी गर्दन उस लड़की की तरफ घुमा लेती है। शौर्य की नजर में अब उस लड़की पर जाती है। वह लड़की बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। तभी उसके कानों में उस लड़की की आवाज पड़ती है जो शौर्य की गोद में बैठी थी, तुम यहाँ की एम्प्लॉय हो, शौर्य की सेक्रेटरी हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिन नॉक करे उसके केबिन में आ जाओगे। वह लड़की पीछे मुड़कर जल्दी से बोलती है, आई एम सॉरी मैम, हमें नहीं पता था, हमें माफ कर दीजिए, आइंदा से हम ध्यान रखेंगे इस बात का। उस लड़की ने लूज जीन्स और लूज टी शर्ट पहनी हुई थी, बालों की पोनी बनाई हुई थी और उसकी कुछ लटें उसके गालों पर आ रही थी। उसने फैशनेबल दिखने वाला गोल वाला चश्मा लगाया हुआ था जिसमें वह बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। वह जल्दी से केबिन से बाहर चली जाती है। शौर्य जो अभी भी केबिन के गेट को घूर रहा था, वह लड़की शौर्य का चेहरा अपने बिल्कुल करीब करके बोलती है, शौर्य बेबी तुम अपनी इस सेक्रेटरी को निकाल दो, ये बिना नोक करे तुम्हारे केबिन में कैसे आ सकती है? इसको जरा से भी मैनर्स नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं ही इसे निकाल देती हूँ, पर उससे पहले थोड़ा रोमांस हो जाए। इतना बोलकर वो शौर्य के होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। वह कभी उसके ऊपर होठ को सक कर रही थी तो कभी लोअर होठ को। शौर्य जो पहले उसका साथ नहीं दे रहा था, वह अब उसका साथ देने लगता है। वह बहुत ही पैशनेट के साथ उसे किस करने लगता है। वो उसके लोअर लिप्स को बहुत ही पैशनेट के साथ सक कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके लोअर लिप्स को छोड़कर उसके अपर लिप्स में आ जाता है और उसे सक करने लगता है। उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ एंटर कर देता है और उस लड़की की जिभ में अपनी जिभ को फंसा कर सक करने लगता है। वह लड़की भी शौर्य की जीभ को सक कर रही थी। करीब 10 मिनट की पैशनेट किस के बाद शौर्य उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन में आ जाता है। वह लड़की शौर्य के कंधे में अपना सर रखकर गहरी सांस ले रही थी, जिससे उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी क्लीवेज थोड़ी सी शो हो रहे थे। शौर्य उसकी गर्दन में किस करने लगता है। वह लड़की अपनी सांसों को संभाल कर बोलती है, यू आर सो वाइल्ड बेबी। शौर्य के चेहरे में तिरछी मुस्कुराहट थी। उसके हाथ उस लड़की की थाइस पर थे और उसे सहला रहे थे। वह लड़की शौर्य की कंधे में अपना सर रखकर गहरी सांस ले रही थी। शौर्य उस लड़की के गर्दन और कंधे पर किस किया जा रहा था। वो लड़की गहरी सांसें ले रही थी और आहें भर रही थी, जो उस पूरे केबिन में गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की शौर्य के केबिन से भागते हुए अपने केबिन में आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने केबिन के गेट से टिककर वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ सोच रही थी लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले के नज़ारे चल रहे थे, जिसे सोचकर उसकी आंखों के बहते आंसू और तेज हो जाते हैं और लगातार बहने लगते हैं।
वह लड़की खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उस लड़की की आंखों के सामने धीरे धीरे करके कुछ सीन आने लगते हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। उन सारे सीन को सोचकर उस लड़की की आंखों से आंसू और निकलने लगते हैं। वह बहुत ज्यादा रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिदांश की गाड़ी ठाकुर हवेली में आकर रुकती है। रिदांश अपनी गाड़ी से गुस्से में निकलकर हवेली के अंदर चला जाता है। वह सीधा अपने कमरे में जाता है। वह अपनी सरसरी नजरें पूरे कमरे में दौड़ता है। कमरे में अर्चना नहीं थी। वह सीधा बाथरूम में चला जाता है और वॉश बेसिन को खोलकर पानी चालू कर देता है। वो उस वॉश बेसिन के नीचे अपने हाथ रखकर अपने हाथ धोने लगता है। उसके हाथ में बहुत सारा खून लगा था, जैसे उसने भी वहां पड़ी लाशों को छुआ हो या फिर मारा हो या फिर यह खून कहीं और से आया था। रिदांश अपने हाथों को अच्छे से साफ कर रहा था। उसके हाथों में बहुत सारा खून लगा था। वह अच्छे से अपने हाथों को धो रहा था ताकि उसके हाथों में एक भी खून की बूंद ना रहे। वह अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेता है, फिर शावर के नीचे खड़े होकर शावर के पानी को चालू कर देता है। शावर का ठंडा ठंडा पानी रिदांश के बदन में गिर रहा था। उसकी ब्लैक शर्ट पूरी तरीके से गीली होकर उसके बदन से चिपक गई थी। लगातार पानी उसके ऊपर गिरता जा रहा था। रिदांश अपनी शर्ट निकाल कर वही फर्श में फेंक देता है। अब शावर का ठंडा पानी रिदांश के खुले चेस्ट पर गिर रहा था, जो फिसलता हुआ उसके पैंट के अंदर जा रहा था। रिदांश के हाथ उसके सिल्वर बालों पर थे, जिसे वह अपने हाथों की मदद से पीछे कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद वह बाथरूम से बाहर निकलता है। उसने अपनी वी शेप कमर पर सफेद टॉवल लपेटा हुआ था। वह अपने बालों को अपने हाथ में लिए दूसरे टॉवल से पोंछते हुए शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और हेयर ड्रायर उठाकर अपने बालों को सुखाने लगता है। रिदांश के बदन में अभी भी पानी की कुछ बूंदें थी, जो चमक रही थी। पानी की फिसलती हुई बूंदें उसके चेस्ट से फिसलते हुए, उसके पेट से फिसलते हुए उसकी टॉवल के अंदर जा रही थी। वह अभी शर्टलेस था। उसके 8 पैक्स दिख रहे थे, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और सेक्सी लग रहा था। रिदांश क्लोजेट के अंदर चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद वह क्लोजेट से बाहर निकलता है। उसने ब्लैक कलर का लोअर और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके सिल्वर बाल उसके माथे को चूम रहे थे। रिदांश अपने कमरे से निकलकर सीधे नीचे लिविंग रूम में आ जाता है। वह एक नज़र लिविंग रूम में देखता है, जहां पर कोई भी नहीं था। वह अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देता है। किचन में अर्चना कुछ कर रही थी। वह कुछ बना रही थी। अर्चना को अपनी कमर पर किसी की ठंडी उंगलियां महसूस होती है। वह पहले तो एकदम से बिल्कुल से हट जाती है, फिर उसे यह एहसास कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वह अपनी नज़र उठाकर थोड़ा सा पीछे देखती है, जहां रिदांश उसके कमर में अपने हाथ डाले हुए उसकी कमर को पकड़े हुए था और उसके कंधे में अपने ठुड्डी रखे हुए था। वह अर्चना से बड़े प्यार से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अर्चना पहले तो रिदांश से थोड़ा डर रही थी, लेकिन रिदांश के इतने प्यार से पूछने पर बोलती है, हम आपके लिए कॉफी बना रहे थे। अर्चना ने कॉफी बना ली थी। वह रिदांश को कॉफी का मग देते हुए बोलती है, ये लीजिए आपकी कॉफी। आप थक गए होंगे ना, सुबह से आप गए हैं, ये लीजिए आप कॉफी पी लीजिए। रिदांश उस कॉफी के मग को ले लेता है और उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। अगले ही पल वह कॉफी का मग नीचे जमीन पर पड़ा था। अर्चना रिदांश की अचानक की गई हरकत पर हक्का बक्का रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि रिदांश ने अचानक ऐसा क्यों किया। रिदांश अर्चना का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है। वह उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर ले जाता है। रिदांश इतनी जल्दी जल्दी चल रहा था कि अर्चना के पैर लगभग लड़खड़ा रहे थे। वह रिदांश की स्पीड को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रही थी। रिदांश अर्चना को घसीटता हुआ अपने कमरे में लेकर आता है और उसे बेड में धक्का दे देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके बाजुओं को कस के पकड़ते हुए बोलता है, हमने आपसे मना किया था ना, आपकी हिम्मत कैसे हुई कमरे से बाहर निकालने की और नीचे किचन में जाने की। रिदांश की आवाज इस वक्त बहुत ज्यादा डरावनी थी। इतनी डरावनी आवाज सुनकर अर्चना एकदम से डर जाती है। रिदांश इस वक्त बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके चेहरे के नशे उभर आई थी। उसकी ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखें बिल्कुल लाल पड़ गई थी। अर्चना उसे इतने गुस्से में देखकर अंदर तक कांप जाती है। वह बेड में पीछे की तरफ खिसकने लगती है। रिदांश उसके पैरों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड में पुश करते हुए उसके ऊपर आ जाता है।
एक बार फिर उसी आवाज में बोलता है, हमने पूछा आप किससे पूछकर नीचे गई थी, जब हमने आपको मना किया था। हम, वह, इसके आगे अर्चना कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अर्चना की आवाज भी उसका साथ नहीं दे रही थी। रिदांश एक बार फिर गुस्से में तेजी से दहाड़ते हुए बोलता है, हमने पूछा आप किससे पूछकर नीचे गई थी और यह वह करना बंद करिए। अर्चना रिदांश की इतनी तेज दहाड़ से बिल्कुल कांप जाती है। उसकी बॉडी बुरी तरीके से कांप रही थी, लेकिन रिदांश को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्चना हकलाते हुए बोलती है, वह, हाँ, मरे में बो रह हो गए थे, इसीलिए हम नीचे गए थे। हमें भूख भी लगी थी। क्यों हवेली के सारे नौकर मर गए थे, आप उनसे नहीं बोल पा रही थी। रिदांश एक बार फिर गुस्से में बोलता है। अर्चना की आंखों से अब आंसू के कतरे बनकर बाहर निकलने लगते हैं। वह रोते हुए बोलती है, प्लीज हमें माफ कर दे। अब हम आपकी सारी बात मारेंगे। प्लीज हमारे साथ फिर से वह सब नहीं करिएगा। हमें दर्द होता है। प्लीज हमारे साथ, प्लीज वह सब नहीं करिएगा। अर्चना बार बार रिदांश से मिन्नतें करते हुए बोल रही थी। रिदांश की नजर अर्चना के गुलाबी फड़फड़ाते हुए होठों पर पड़ती है। उसका गला सूखने लगता है। वह तुरंत अर्चना के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उन्हें बेदर्दी से चूमने लगता है। वह लगातार उसके होठों को शक करे जा रहा था और काटे जा रहा था। वह किस कम कर रहा था और अपने होठों से उसके होठों को सिर्फ चबाए जा रहा था। वह बार बार उसके होठों पर बाइट कर रहा था, जिससे अर्चना की दर्द भरी चीज निकल रही थी, लेकिन वह चीख उसके गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रिदांश लगातार उसके होठों पर काटे जा रहा था, जिससे अर्चना के होठों से अब खून निकलने लगा था, जो रिदांश के मुंह में घूर रहा था, और कुछ खून उसके होठों पर भी लग गया था, जो बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा था। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। रिदांश को वैसे ही बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। किसी के नॉक करने से उसका गुस्सा सर चढ़कर बोलने लगता है। वह गुस्से में अर्चना को वहीं छोड़ देता है और अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर सीधे वहां से निकल जाता है, जैसे उसे पता हो वह नॉक किस लिए किया गया था। एक हफ्ते बाद एक बहुत बड़ा सा अनाथ आश्रम, जिस अनाथ आश्रम को आज बहुत ही ज्यादा सजाया हुआ था, जैसे आज उस अनाथ आश्रम में कोई बहुत बड़ा फंक्शन था। उस अनाथ आश्रम में लोग इधर से उधर टहल रहे थे। वही उस अनाथ आश्रम में बहुत सारी कुर्सियां बिखरी हुई रखी थी। उधर के गार्डन में और कुछ बच्चे वहां उन कुर्सियों में बैठे हुए थे। वहां एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा था। उस बोर्ड में लिखा था, डोनेशन डे। मतलब आज उस अनाथ आश्रम में डोनेशन डे था, जहां पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे और दुनिया की नजरों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए वहां पर पैसे डोनेट करते थे। यह एक चैरिटी फंक्शन था, जहां पर बड़े अमीर लोग आया करते थे। वही आज रिदांश और शौर्य भी आए थे। अर्चना, जो अभी गाड़ी से बाहर निकली थी, उसने ब्लैक कलर की शिमरी साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज एक डोरी में अटका हुआ था। उसने कानों में छोटे से डायमंड ईयर रिंग्स पहने हुए थे। उसने गले में रिदांश का पहनाया हुआ मंगलसूत्र पहना था और हाथों में भर के लाल चूड़ियां पहनी हुई थी और बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और इस जुड़े में मोगरे के फूल लगाए थे। वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रिदांश अपनी गाड़ी में बैठकर किसी क्लाइंट से शायद बात कर रहा था। अर्चना सीधे उस अनाथ आश्रम के अंदर चली जाती है। वह उस अनाथ आश्रम के अंदर जा ही रही थी कि वह किसी लड़की से अचानक टकरा जाती है। वह लड़की गिरने को होती है। अर्चना उसे आगे बढ़कर जल्दी से संभाल लेती है। वह लड़की संभल जाती है। उस लड़की के बाल आगे आ गए थे। वह अपने बालों को पीछे करके अर्चना को देख रही थी। अर्चना जो उस लड़की को देखती है तो देखती ही रह जाती है। उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी थी। उसकी पलकें घनी थी। उसने बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसका ब्लाउज पतली पट्टियों का था। उसने अपने बालों को खुला ही रखा था। उसने कानों में लंबे लटकाने वाले इयररिंग्स पहने हुए थे, जो डायमंड के थे, जो बहुत चमक रहे थे। उसने अपने गले में एक लॉकेट पहना हुआ था, जिसमें एस लिखा था। उसमें भी डायमंड जड़े हुए थे। वह पूरा डायमंड से बना हुआ था। वह एक मंगलसूत्र था, लेकिन वह दिखने में लॉकेट जैसा था। उसने अपने हाथों में भरकर लाल चूड़ियां पहनी हुई थी। उसका वह खूबसूरत चेहरा, जिसमें बस कमी थी तो एक प्यारी सी मुस्कान की, जो शायद उसके चेहरे में नहीं थी और शायद उसकी जिंदगी से भी दूर थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अर्चना भी उसके आगे थोड़ी सी कम थी। अगर दोनों को मुकाबला किया जाए तो वह लड़की अर्चना से थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत निकलेगी, क्योंकि अर्चना भी कुछ कम नहीं थी। वह भी बहुत खूबसूरत थी।
वह लड़की अपनी लवेंडर आंखों से अर्चना को एकटक देख रही थी। अर्चना उस लड़की को एकटक देखती रहती है। वह लड़की अर्चना की आंखों के सामने अपने हाथों को हिलाते हुए बोलती है, मिस आप कहाँ खो गए? एवरीथिंग इज ओके। अर्चना अभी भी अपने ख्वाबों में जैसे थी। वह अपनी क्रिस्टल ब्लू आइज को बार बार झपका रही थी। वह लड़की अर्चना के आंखों के सामने एक बार फिर अपने हाथों को हिलाते हुए बोलती है, मिस आर यू ओके? अर्चना अपने ख्वाबों से बाहर निकलती है और उस लड़की को देखते हुए बोलती है, जी जी हम ठीक हैं। आप ठीक है? आपको कहीं लगी तो नहीं? वह लड़की अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए बोलती है, हाँ हाँ हम बिल्कुल ठीक है। हमें कहीं भी नहीं लगी है। आपने हमें गिरने से जो बचा लिया आज। उस लड़की की बात पर एक प्यारी सी मुस्कान अर्चना के चेहरे पर आ जाती है। वह लड़की भी अर्चना को एक प्यारी सी स्माइल पास कर देती है। ये स्माइल उसके चेहरे पर बिल्कुल रियल वाली थी, फेक नहीं थी। उसे भी यह बात नहीं पता थी कि वह इतने दिनों बाद खुलकर मुस्कुराए है। अर्चना उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, मैं अर्चना, अर्चना ठाकुर। वह लड़की भी मुस्कुराते हुए अर्चना से अपना हाथ मिला लेती है। अर्चना उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आपका नाम क्या है? वह लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, देवांशी। बोलकर वह चुप हो जाती है, जैसे कुछ सोच रही हो कि वह आगे क्या बोले। फिर आगे बोलते हुए अपना पूरा नाम बताती है, देवांशी रंधावा। अर्चना देवांशी का नाम सुनकर बोलती है, आपका नाम तो आप ही की तरह खूबसूरत है। देवांशी अर्चना की बात पर कुछ नहीं बोलती और बस मुस्कुरा देती है। तभी कोई अर्चना के कंधे पर हाथ रख देता है। एक पल के लिए अर्चना थोड़ा सा डर जाती है, फिर अगले ही पल पीछे मुड़कर देखती है, जहां रिदांश खड़ा था। रिदांश अपनी ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों से उसे घूरते हुए बोलता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर नहीं गई? अर्चना रिदांश को देखते हुए बोलती है, वह हमें ना यहाँ एक लड़की मिली थी, बस हम उसी से बात कर रहे थे। हम आपको भी उनसे मिलवाते हैं। इतना बोलकर वह जैसे ही पीछे मुड़ती है, वहां कोई भी लड़की नहीं थी। रिदांश अर्चना को देखते हुए बोलता है, कहाँ है लड़की? अर्चना का चेहरा थोड़ा लटक जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद वह एक बार फिर खुलकर मुस्कुराई थी। अर्चना ठंडे आवाज में बोलती है, शायद वह चली गई। रिदांश अर्चना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। अर्चना भी बिना डोर की पतंग की तरह उसके साथ खींची हुई चली जाती है। एक तो वह इतनी पतली थी और रिदांश की बॉडी जिम में बनाई हुई थी, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत थी। इसीलिए अर्चना कटी हुई पतंग की तरह उसके साथ खींची हुई चली जा रही थी। अर्चना उसके साथ ऐसे जा रही थी जैसे एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहा हो। रिदांश चलते हुए लंबे लंबे कदम रख रहा था। अर्चना उसके कदमों को मैच ही नहीं कर पा रही थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह सबको दिखाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल ही चल रही थी। असल में वही जानती थी वह कितनी मुश्किल से चल रही है। रिदांश अर्चना को लेकर वहां आगे रखे हुए सोफे पर बैठ जाता है, जो सफेद रंग का था। वह अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़कर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। वही अर्चना भी शांति से बैठ जाती है। वहीं आसपास बैठी लड़कियों की नजर रिदांश पर ही थी। रिदांश ने इस वक्त रॉयल ब्लू कुर्ता और व्हाइट पायजामा पहना हुआ था। उसने अपने एक हाथ में महंगी वॉच पहनी थी। उससे सबसे अलग उसके वो सिल्वर बाल बनाते थे, जो उसके माथे को चूम रहे थे। रिदांश एकटक सामने देख रहा था, तो वहीं अर्चना की नजर उन सब लड़कियों पर थी। अर्चना उन सबको अपनी जानलेवा नजरों से घूरती है, जैसे इन्हीं नजरों से वो उन सब लड़कियों की आंखें निकाल लेगी। वही उनके पीछे बहुत सारी कुर्सी रखी थी, जहां छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, जो कि इस अनाथ आश्रम के थे। धीरे धीरे करके वहां फंक्शन स्टार्ट होता है। अनाथ आश्रम का फंक्शन चालू होता है। कुछ बच्चे स्टेज पर आते हैं और सबके लिए वेलकम के लिए सॉन्ग गाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चों का सॉन्ग खत्म होता है और 8-10 बच्चे और स्टेज में आते हैं और वह लोग उन सबके वेलकम के लिए डांस करने लगते हैं। वेलकम सॉन्ग पर धीरे धीरे करके ऐसे ही फंक्शन आगे बढ़ता जा रहा था। फिर डोनेशन का वक्त आता है। बहुत सारे लोग आगे जाकर डोनेशन करते हैं। रिदांश भी अपनी जगह से उठकर वहां खड़े अनाथ आश्रम के केयरटेकर के पास जाता है और उन्हें एक चेक निकाल कर देता है, जिसमें 10 लाख अमाउंट लिखा था। वह केयरटेकर चेक ले लेते हैं। तभी रिदांश के पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी और कोई नहीं, शौर्य था। शौर्य आगे बढ़कर हाथ आगे करके 10 लाख का चेक दे देता है। रिदांश एक नजर शौर्य को देखकर वहां से अपनी जगह पर चला जाता है।
शौर्य जलती हुए गहरी नजरों से रेदांश को ही देख रहा था, लेकिन उसकी वह गहरी नजरें रेदांश को भी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। उसने अपनी आंखों में ब्लैक शेड्स चढ़ाए हुए थे। इसकी वजह से उसके वह लाल आंखें किसी को भी नहीं दिख रही थी। शौर्य भी आकर देवांशी के बगल में बैठ जाता है। एक छोटी सी बच्ची अर्चना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, दीदी आप ही एक गाना गाए ना, प्लीज दीदी, हमें आपकी आवाज में गाना सुनना है, प्लीज दीदी प्लीज। वह बच्ची अर्चना से बहुत ही प्यार से बोल रही थी। उस बच्ची ने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जो उसकी घुटनों तक थी। उसने अपने बालों की पोनी बनाई हुई थी। उसके कुछ बाल उसके गालों को चूम रहे थे। उस छोटी सी बच्ची ने अपने पैरों में ब्लैक कलर की छोटी छोटी जूती पहनी हुई थी। वह एक प्यारी सी स्माइल के साथ अर्चना से बोल रही थी। अर्चना अपनी गर्दन टेढ़ी करके रिदांश को देखती है। उसका मन तो था गाने का, लेकिन वह बिना रिदांश की परमिशन के कैसे गाना गा सकती थी। वैसे भी ये इंसान पूरी तरीके से सनकी था, जरा जरा सी बात में सनक जाता था। अभी किसी बात पर सनक जाए, इसका भरोसा नहीं था। अर्चना यही सोच रही थी। रिदांश अपनी पलकें झपकाकर अर्चना को गाना गाने की परमिशन दे देता है। अर्चना को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि रिदांश उसे परमिशन देगा। अर्चना शौक से उसे ही देख रही थी। रिदांश अर्चना के बिल्कुल करीब आकर उसके कान के बिल्कुल पास आकर बोलता है, बेबी ऐसे मत देखो हमें, यहाँ पर सब लोग हैं। हमें हवेली चलकर जी भर के देखना। आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ रुकना या फिर हवेली चलना चाहती हैं? क्योंकि आपके ऐसे हमें देखने से हमें कुछ कुछ होता है और वह कुछ कुछ हम यहाँ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें हवेली जाना होगा। रिदांश की ऐसी बातें सुनकर अर्चना के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह खुद से ही बोलती है, कोई आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? ना यह वक्त देखते हैं, ना जगह देखते हैं, बस अपनी बेशर्मी चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ देवांशी के पास एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आती है, जिसने अपने बालों की 2 चोटी बनाई हुई थी। वो बिल्कुल गोरी थी, दिखने में एक गुड़िया जैसे लग रही थी। उसने व्हाइट और पिंक कलर का छोटा सा नी तक का फ्रॉक पहना हुआ था। वह लड़की देवांशी के पास आकर बोलती है, दीदी आप ही गाना गाए ना, हमें आपकी भी आवाज सुननी है, प्लीज दीदी गाए ना प्लीज। वह छोटी सी बच्ची देवांशी के सामने रिक्वेस्ट कर रही थी। देवांशी का दिल पिघल जाता है और वह मासूम सी बच्चे को देखने लगती है, जिसमें कहीं ना कहीं उसे अपनी छोटी सी झलक दिख रही थी। वह भी बचपन में ऐसे ही एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। वह कैसे एक छोटी सी बच्ची को मना कर सकती थी? वह शौर्य की तरफ आस भरी नजरों से देखने लगती है। ठीक है, 2 शब्दों में शौर्य अपनी बात पूरी कर देता है। देवांशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शौर्य की तरफ खुशी से देखते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच। वो सीधा वहां से स्टेज की तरफ चली जाती है। वही अर्चना भी दूसरी तरफ से स्टेज की तरफ आ रही थी। अर्चना देवांशी को स्टेज में देखकर उससे बोलती है, आप हमारे साथ गाना गाएंगी तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। आपके साथ गाना गाकर। देवांशी भी अर्चना से मुस्कुराते हुए बोलती है, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले अर्चना गाना स्टार्ट करती है, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन था हेर, जा मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। वह बहुत अच्छे से उस गाने को गा रही थी, जैसे वह एक प्रोफेशनल सिंगर हो। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीली थी। सब लोग उसकी आवाज में जैसे मंत्र मुग्ध हो गए थे। वह सब एकटक अर्चना को ही देखे जा रहे थे। वही शौर्य भी अर्चना को देख रहा था। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे अर्चना से एक अलग ही वाइब्स आ रही थी। अर्चना ने अपनी आंखें बंद किए हुए थी। वह अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को आपस में जोड़कर ओ बना लेती है। उसकी सारी उंगलियां खुली थी और वह अपने हाथों के जरिए थोड़ा थोड़ा हाथ हिलाकर अपने गाने को आगे गा रही थी। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर, बंदा परवर शुक्रिया। देवांशी आगे का गाना स्टार्ट करती है। उसकी आवाज भी बहुत सुरीली थी। सब लोग अर्चना और देवांशी को ही देख रहे थे। वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे, जो उनकी आवाज में जैसे कहीं खो गए थे। वह सब उन्हें ही लगातार देखे जा रहे थे। वहां आए लड़कों की नजर तो अर्चना और देवांशी पर ही थे। कुछ उन्हें अच्छी नजरों से देख रहे थे, तो कुछ उन्हें बुरी नजर से देख रहे थे। इन सब से बेखबर वह दोनों अपने गाने में ही बिजी थी। हैंस का अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन था हेर, जा मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वह दोनों साथ में गाना स्टार्ट करते हैं। वह दोनों साथ में गाना गा रही थी।
देवांशी और अर्चना एक दूसरे को बिल्कुल मैच कर रही थी। उन दोनों की आवाज बहुत मीठी थी। लग ही नहीं रहा था दोनों पहली बार गाना गा रहे हैं। ऐसे लग रहा था दोनों ने साथ में न जाने ही कितने गाने गाए हैं, क्योंकि उनकी आवाज भी पहचान पाना मुश्किल था कि कौन सी लाइन देवांशी गा रही है और कौन सी अर्चना। दोनों की आवाज एक साथ में बिल्कुल घुल गई थी। किसी को पता ही नहीं चल रहा था। रिदांश एकटक अर्चना को देखे जा रहा था। उसकी नजर देवांशी पर पड़ती है। उसे देवासी से एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। वह अपनी फीलिंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और देवांशी से अपनी नजर अलग करके दोबारा अर्चना को देखने लगता है, जो आगे के गाने गा रही थी। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफा से, दारू मेरा साहिल आप हैं। कोई ट्यूफानो से कह द, मिल गया साहिल मुझे। अर्चना ये लाइन रिदांश को देखते हुए गा रही थी और वही रिदांश भी एकटक अर्चना को देखे ही जा रहा था। वही देवांशी शौर्य को देखते हुए गा रही थी। शौर्य ने अपने आंखों में शैत्स चढ़ाए हुए थे, लेकिन उसकी नजर देवांशी पर ही थी। दोनों आगे गाना गाते हैं। दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। एक छोटी सी बच्ची वहां से उठकर अनाथ आश्रम के अंदर चली जाती है। शायद उस बच्ची को वॉशरूम जाना था। वह वॉशरूम ढूंढ रही थी। उसे वॉशरूम मिल जाता है और उस वॉशरूम के अंदर वह चली जाती है। जैसे ही वह वॉशरूम के बाहर आती है, 2-4 लोग उसके मुंह में हाथ रखकर उसे उठा लेते हैं और वहां से ले जाने लगते हैं। वह छोटी सी बच्ची खुद को छुड़ाने की बेहद कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी की पकड़ उस बच्चे के गले पर कस गई थी, जिससे वह बच्ची दर्द से छटपटा रही थी। उसे अपने गले में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वह आदमी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वह बच्ची अपने हाथ पैर हिला रही थी, लेकिन वह आदमी उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इधर रिदांश को भी बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी, घबराहट सी हो रही थी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन कुछ तो था। वह वहां से उठकर सीधे बाहर आ जाता है। अर्चना की नजर जो कि रिदांश पर ही टिकी हुई थी। रिदांश को ऐसे बाहर जाते देख अर्चना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह ऐसे कभी अर्चना को छोड़कर भी नहीं जा सकता था। उसे गाना भी कंप्लीट करना था, इसीलिए वह वही गाना गाने लगती है। लेकिन तब भी उसकी नजर आश्रम के गेट पर थी, जहां रिदांश बाहर निकल गया था। अर्चना खुद से बोलती है, क्या वह हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, नहीं, ये हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। इन्होंने बोला था कि ये हमें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। हमसे वादा भी किए थे। शायद कुछ काम होगा, वो आ जाएंगे। वो खुद से ही बोलती है और आगे गाने लगती हैं। पैट गई दिल पर मेरे, आपकी परछाइन। पैट गई दिल पर मेरे, आपकी परछाइन। हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शानियान। दू जहां की आज खुशियां हो गई हासिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। रिदांश आश्रम के बाहर आ गया था। उसकी नजर अनाथ आश्रम से थोड़ा दूर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है, जिसमें 2-4 लोग एक छोटी सी बच्ची को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बैठा रहे थे। लेकिन वह छोटी सी बच्ची उस आदमी की पीठ पर अपने छोटे छोटे हाथों के मुंह के बनाकर मार रही थी, तो कहीं उसके मुंह पर, साथ में उसके बालों को नोच रही थी, जिससे वह आदमी पूरी तरीके से परेशान हो गया था। उन आदमियों में से एक आदमी बोलता है, यह क्या बला है? चुपचाप से इस बच्चे को लो और गाड़ी में बैठो। कब से बस बिना पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रही है। उन सब को देखकर रिदांश की आंखें सख्त हो जाती हैं। वह अपने लंबे कदमों से उन सब की तरफ बढ़ता है और उस बच्ची को उस आदमी के हाथों से छीनकर अपनी गोद में ले लेता है। वो बच्ची हंसते हुए ताली बजाने लगती है। वह बच्ची हंसते हुए बोलती है, अच्छे अंकल, इन गंदे अंकलों को मारो। ये गंदे अंकल बहुत गंदे हैं। मैं मूवीज में देखा है, जब ऐसी कोई किसी को किडनैप करता है तो अच्छे अंकल आते हैं और बुरे अंकलों को मारते हैं। रिदांश उस छोटी सी बच्ची को वही कार की बोनट पर बैठा देता है। वो छोटी सी बच्ची कोई और नहीं वही थी जो देवांशी को गाना गाने के लिए बोल रही थी। उस बच्ची को अच्छे से बोनट में बैठाकर गुंडों से लड़ने लगता है। वह रिदांश पर हमला कर रहे थे। रिदांश कभी उनके मुंह पर पंच मारता तो कभी उन गुंडों के पेट में पंच मारता। एक गुंडे के मुंह से खून निकलने लगा था तो किसी गुंडे की हड्डियां टूट गई थी, क्योंकि रिदांश उन सबको बुरी तरीके से पिट रहा था। वह सब वहीं पर ढेर हो जाते हैं। रिदांश को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था। उसके कानों में टिक टिक की आवाज आती है। वह इधर उधर देखने लगता है। उसकी नजर एक दीवार पर जाती है। वहां बॉम्ब देखकर रिदांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह जल्दी से अंदर जाता है। अंदर अभी तक सॉन्ग चल रहा था।
वह जल्दी से साउंड बॉक्स बंद कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ से सब लोग बाहर निकलिए, यहाँ बॉम्ब है। बॉम्ब की खबर मिलते ही वहां खड़े लोग जल्दी से उठ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वही छोटे बच्चे थे जो इतनी जल्दी बिल्कुल भी भाग नहीं सकते थे। कुछ बच्चे तो भागने की वजह से नीचे गिर भी गए थे। रिदांश आगे बढ़कर कुछ बच्चों को अपनी गोद में उठा लेता है और उन्हें बाहर लाने लगता है। धीरे धीरे करके वह कुछ बच्चों को आश्रम के बाहर ले आया था। अर्चना भी उसकी मदद कर रही थी, लेकिन वहां बहुत सारे बच्चे थे। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वह इतने सारे बच्चों को धीरे धीरे करके बाहर लेकर जाए। रिदांश की नजर उस आश्रम में रखे एक ट्रक पर पड़ती है। रिदांश जल्दी से उस ट्रक पर चढ़ जाता है और उस ट्रक को चालू करके उनके पास में आता है। वह उस ट्रक से उतरकर उन बच्चों को उस ट्रक में बैठाने लगता है। अर्चना भी उसकी पूरी मदद कर रही थी। वह भी उन बच्चों को ट्रक में बैठा रही थी। सारे बच्चे ट्रक में बैठ जाते हैं। उसके बाद अर्चना भी ट्रक में बैठ जाती है और रिदांश ट्रक चालू कर देता है। तभी वहां पर एक कोने पर ब्लास्ट होता है। वह ब्लास्ट देखकर अर्चना पूरी तरीके से डर जाती है। वहीं अर्चना सोचती है, अगर से यह बच्चे यहाँ होते तो क्या होता। वह उन बच्चों के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा घबरा रही थी। ब्लास्ट का धुआं चारों तरफ था। वहीं कुछ लोग घायल हो गए थे तो कुछ लोग उस ब्लास्ट की वजह से मर गए थे। वहां पर कई जगह पर खून पड़ा था। रिदांश ट्रक चालू कर देता है और उस ट्रक को अनाथ आश्रम के बाहर ले आता है। रिदांश उस ट्रक को अनाथ आश्रम के बाहर खड़ा करके एक गहरी सांस लेता है। तभी उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे अभी भी टिक टिक की आवाज आ रही थी। वह अपनी नजरें ट्रक चारों तरफ घुमाता है। तभी उसकी नजर वहां लगे बम पर पड़ती है। रिदांश जल्दी से ट्रक से उतारकर उस बम की तरफ आता है। वह उस बम में देखता है तो उसमें 5 मिनट थे। वह खुद से ही बोलता है, यहाँ इतने सारे बच्चे हैं और हम 5 मिनट में इन सारे बच्चों को यहाँ से दूसरी तरफ भी नहीं ले जा सकते। ब्लास्ट होगा। अगर से हम ध्यान से सोचे तो हमारे पास 5 मिनट है। अगर से हम अपना पूरा ध्यान लगाए तो हम इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकते हैं। बस हमें अच्छे से ध्यान लगाने की जरूरत है। हम किसी को मरने नहीं दे सकते, ना ही किसी को घायल होने दे सकते हैं। हमें इन सब को बचाना ही होगा। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और यह गहरी सांस लेता है। वही अनाथ आश्रम के एक कोने में एक लड़का और लड़की खड़े हुए थे। उस लड़की के चेहरे में थप्पड़ के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत ही बेदर्दी से मारा हो। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्हें ये भी होश नहीं था कि अनाथ आश्रम में बम फट रहे हैं। उन्हें अपनी जान का खतरा भी नहीं था। वह दोनों कोई और नहीं शौर्य और देवांशी थे। शौर्य अपनी सर्द नजरों से देवांशी को घूरे जा रहा था। देवांशी बस अपने गालों में अपना एक हाथ रखे रोए जा रही थी। रिदांश अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है। वह उस बॉम्ब को देखता है। उस बम में 4 वायर लगे थे, रेड, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। रिदांश पहले रेड वायर को पकड़ता है, फिर उस वायर को छोड़ देता है। रेड वायर नहीं नहीं नहीं, लाल तो खुद ही खतरे का निशान होता है। अगर से मैंने इसे घसीटा और अपना बम ब्लास्ट हो गया तो फिर। वह ब्लैक वायर को पकड़ता है और उसे भी छोड़ देता है। वह एक गहरी सांस लेता है और ब्लू वायर को पकड़कर जैसे ही खींचता है, वह बॉम्ब वही डिफ्यूज हो जाता है। ये देख रिदांश एक राहत की सांस लेता है। तभी उस अनाथ आश्रम के अंदर एक बार फिर ब्लास्ट होता है। सब लोग आश्रम के अंदर देखने लगते हैं। जहां पर कोने में तेज ब्लास्ट हुआ था, बस शुक्र इतना था कि वहां पर अब कोई भी नहीं था। जल्दी ही वहां पर बम डिफ्यूज करने वाली टीम आ जाती है, जिन्हें रिदांश ने फोन करके बुलाया था, क्योंकि किसी को नहीं पता था उस आश्रम के अंदर और कितने बम लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ आश्रम के एक कोने में देवांशी अपने गाल को पकड़े लगातार रोए जा रही थी। शौर्य गुस्से में देवांशी को कस के पकड़ के बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के को छूने की। वो इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में था, उसे सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा था कि वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं। शौर्य इतने गुस्से में इसलिए था क्योंकि थोड़ी देर पहले जब अर्चना और देवांशी स्टेज में गाना गा रही थी, वहां पर एक लड़का आकर देवांशी का हाथ पकड़ लेता है और देवांशी के हाथों को थोड़ा ऊपर करके उसके हाथों में अपने होंठ रख के एक छोटी सी किस दे देता है और देवांशी की तारीफ करते हुए बोलता है, आप सच में बहुत अच्छा गाती हैं। आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीली है। देवांशी बस उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। वह लड़का अपनी बात बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी उस लड़के का पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगता है। देवांशी उसे पकड़ लेती है।
जिससे वह लड़का गिरने से तो बच जाता है, लेकिन उसके गाल देवांशी के गाल से टकरा जाते हैं, जिसे देखकर शौर्य का दिमाग खराब हो जाता है। वह गुस्से में आ जाता है। वह बहुत ही आराम से देवांशी के पास जाता है और प्यार से देवांशी के सामने अपना हाथ कर देता है। देवांशी को कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था, लेकिन देवांशी वहां इतने सारे लोगों के सामने कुछ कर भी नहीं सकती थी। देवांशी चुपचाप शौर्य के हाथ में अपना हाथ रख देती है। शौर्य उसे वहां से लेकर चला जाता है और आश्रम के एक कोने में ले जाकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। यही वजह थी जो देवांशी के गालों में थप्पड़ की उंगलियों के निशान पड़े हुए थे और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शौर्य देवांशी को घसीटता हुआ उस आश्रम के बाहर ले जाता है। अभी आश्रम में कोई भी नहीं आया था, इसलिए उन्हें किसी ने भी नहीं देखा था। शौर्य उसे घसीटता हुआ गाड़ी के अंदर लगभग धक्का दे देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर ड्राइव करने लगता है। उसके हाथ गुस्से में स्टीयरिंग पर कसे हुए थे। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। वह अपना सारा गुस्सा आज देवांशी पर उतारने वाला था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से मेंशन के बाहर आकर रुकती है, जो पूरा ब्लैक कलर से बना हुआ था। उसे पसंद की हर एक चीज ब्लैक थी, ब्लैक डोर से लेकर दीवार, और वह पूरा को पूरा मेंशन भी ब्लैक था। शौर्य की गाड़ी उस मेंशन के बाहर आकर रुकती है। शौर्य कार से बाहर निकलता है और देवांशी को गाड़ी से घसीटते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। उसने देवांशी का हाथ बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था। देवांशी खुद का हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शौर्य उसका हाथ छोड़ नहीं रहा था। देवांशी सीढ़ियों के पास लगभग गिरते गिरते बचती है। शौर्य उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटता हुआ ऊपर ले जाने लगता है। देवांशी को अपने बालों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह शौर्य के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर रोते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन शौर्य को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो देवांशी को घसीटता हुआ अपने कमरे के अंदर लाता है और उसे अंदर धक्का दे देता है। देवांशी सीधा जाकर फर्श में गिरती है। उसका सर बेड से टकरा जाता है। उसके सर से हल्का खून निकलने लगता है, लेकिन शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शौर्य देवांशी को पकड़कर घसीटकर सीधा खड़ा कर देता है और देवांशी के हाथों को अजीब तरीके से देखते हुए बोलता है, इन्हीं हाथों को छुआ था ना उस लड़के ने? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरे मर्दों से अपने हाथों को छुड़वाने का? अगर यह हाथ ही ना रहे तो कैसे छुएगा कोई? शौर्य अपने हाथों में एक चाकू लिया था, जो देवांशी के हाथों में चल रहा था। वह चाकू जैसे ही देवांशी के हाथ में लगता है, देवांशी की जोरदार चीख निकल जाती है। देवांशी के हाथों से खून निकलने लगता है। वह देवांशी के हाथ को छोड़कर ड्रॉर से एक बोतल निकलता है, जिसमें एसिड लिखा हुआ था। देवांशी उस एसिड को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह रो रही थी, लेकिन शौर्य पर उसके रोने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शौर्य उसके चेहरे को दबाते हुए बोलता है, इसी गाल को छुआ था ना उस लड़के ने? अगर यह गाल ही नहीं रहेगा तो? बहुत नाज है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर, अब ये खूबसूरती तुम्हारे लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाएगी। शौर्य किसी साइको की तरह देवांशी के साथ बिहेव कर रहा था। तभी वहां पर कोई आ जाता है और शौर्य के हाथ से उस बोतल को लगभग छीनकर जमीन पर फेंक देता है और शौर्य के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर से इस लड़की को कुछ हो गया तो हमारे समाज में जो रेपुटेशन बनी है, वह सब मिट्टी में मिल जाएगी। शौर्य गुस्से में कांपने लगता है। वह आदमी शौर्य को वहां से घसीटता हुआ उस कमरे से बाहर ले जाता है। देवांशी वहीं धम्म से बैठ जाती है। उसने अपने पैरों में अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। वह अपना दर्द खुद को ही बताती थी और मरहम भी खुद लगाती थी। ना ही उसका दर्द बांटने वाला कोई था, न उसके दर्द में मरहम लगाने वाला कोई था। वह आदमी शौर्य को उसके कमरे से बाहर लाकर नीचे लिविंग रूम में ले आता है और शौर्य के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो तुम अपना बदला कैसे लगे, अपना मकसद पूरा कैसे करोगे? वह हमारे खेल का हुक्म का इक्का है, वही है जो हमें यह बाजी जिता सकती है। इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करो। शौर्य उनकी बात पर कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप उस मेंशन के बाहर चला जाता है। उसकी आंखें अभी भी गुस्से से लाल थी। वह अपने गाड़ी में बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड में चला देता है। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। वह बारिश किसी के दर्द को बयां कर रही थी, किसी के आंसुओं को बयां कर रही थी, जैसे कोई दर्द में मिटकर रोता है।
वैसे ही यह बारिश भी आज शायद उसका दर्द बांट रही थी, उसके आंसुओं का मरहम बन रही थी। शौर्य अपनी गाड़ी तेज चला रहा था। उसकी गाड़ी फुल स्पीड से चल रही थी। तभी उसकी गाड़ी एक घने जंगलों से गुजरती हुई जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी रुक जाती है। वह इलाका बहुत ही ज्यादा सुनसान और पहाड़ी इलाका था। वहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। शौर्य अपनी गाड़ी से बाहर निकाल कर खड़ा हो जाता है। वह अपनी पैंट की जेब से एक शिगार निकलता है और उसे जलाकर लंबे लंबे कश भरने लगता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी और बिजलियां भी कड़क रही थी। बारिश की बूंदें शौर्य के ऊपर गिर रही थी, जिससे उसकी वाइट शर्ट पूरी उसके बदन में चिपक गई थी। उसके काले घने बालों से अब पानी टपक रहा था, जो उसके चेहरे से होता हुआ नीचे गिर रहा था। उसकी शर्ट उसके बदन में चिपकने की वजह से उसके सिक्स पैक एब्स पूरी तरीके से दिख रहे थे। वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे मैं भी वह सिगरेट के लंबे लंबे कश भर रहा था। तभी वहां पर एक तेज आवाज गूंजती है, सिर्फ हमारे मकसद की वजह से तुम जिंदा हो, वरना तुम्हें हम वह मौत देंगे। हमारे दुश्मन भी यहाँ पर है। एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाए उसके बाद हम तुम्हें वह मौत देंगे कि तुम्हारी उम्र तक काम उठेगी। तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। हमेशा तुम्हें प्यार में दर्द ही मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे दर्द नहीं दे सकता तो क्या हुआ, वैसे तो दर्द दे ही सकता हूँ क्योंकि तुम मेरा दर्द झेलने के लिए ही पैदा हुई हो। तुम्हारी यह जिंदगी में मौत से बदतर ना बना देना तो मेरा नाम भी शौर्य नहीं। इतना बोलकर वह दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसकी गाड़ी हवा को चीरती हुई वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना रिदांश को लगातार देखे जा रही थी। उससे रिदांश को ऐसे इतने सारे बच्चों की जान बचाता देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वह खुद से ही बोलती है, हमने खुद से कहा था ना कि शादी के बाद इंसान बदल जाते हैं। शायद ये भी बदल रहे हैं, सुधार रहे हैं राजा साहब। राजा साहब भी बदल जाएंगे और एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। जैसे वह लोगों के सामने बनने का नाटक करते हैं ना, वह सच में अच्छे इंसान बन जाएंगे। अर्चना रिदांश को लगातार मुस्कुराते हुए देख रही थी। रिदांश अर्चना को ऐसा खुद में खोया देख उसके करीब आकर उसके सामने अपने हाथों को खिलाते हुए बोलता है, बच्चे कहाँ खो गई? कहीं फिर से हमारे ख्वाबों में तो नहीं खो गए? कहीं फिर से हमारी एक हफ्ते वाली रोमांटिक नाइट में तो नहीं खो गई? चलो कोई ना, आज एक और रोमांटिक एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके कानों के बिल्कुल पास आकर बताता है। रिदांश ये कहकर उसे हल्का सा पॉइंट करके उससे दूर हो जाता है। रिदांश की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। रिदांश उसके सामने बड़े प्यार से पूछता है, अब चले घर? अर्चना अपना सर हाँ में हिला देती है और रिदांश के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। सुबह का वक्त, उदय ठाकुर लिविंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी उनकी न्यूज़पेपर में बने एक फोटो पर नजर पड़ती है। उसे फोटो को देखकर ज्यादा हैरान नहीं थे और ना ही उसे पर लिखे शब्दों को देखकर हैरान थे, क्योंकि यह रोज का था। उस न्यूज़पेपर में लिखा था, रिदांश ठाकुर ने अपनी जान पर खेलकर एक बार फिर बच्चों की जान बचाई। उन्होंने अपने जान के बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अनाथ आश्रम के सारे बच्चों को बचा लिया और उनकी बीवी अर्चना ठाकुर ने भी उनकी बहुत मदद की और अनाथ आश्रम के सारे बच्चे सही सलामत बाहर आ गए और उस अनाथ आश्रम को दोबारा बनाने का खर्चा भी वेदांत ठाकुर दे रहे हैं। देव जो उदय ठाकुर के बगल में बैठे थे, इस न्यूज को पढ़कर उदय ठाकुर से बोलता है, दादाजी इस न्यूज़पेपर में भाई के लिए जो शब्द लिखे हैं वह शब्द तो बिल्कुल भी सही नहीं है। भाई तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, फिर क्या करें, जो आंखों को दिखता है वही तो सच होता है। जस्ट लाइक जो दिखता है वही दिखता है। ये दुनिया वाले मीडिया वाले भाई की असलियत से रूबरू नहीं है। जिस दिन उनकी असलियत से रूबरू हो गए, अपने न्यूज़पेपर में भाई की फोटो तक छपने से करेंगे। एक बात बोलकर हंसने लगता है। उदय ठाकुर उसे घूर कर देखने लगते हैं। देव जल्दी से अपनी बात बदलते हुए बोलता है, रिलैक्स दादाजी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। भाई की जो वैल्यू और पोजीशन बाहर पूरी सोसाइटी में है, यहाँ तक कि पूरी इंडिया है, उनकी वह पोजीशन कभी भी खराब नहीं होगी। हम किसी को भी उनकी उसे पोजीशन को बिगड़ता नहीं देंगे। ये देव ठाकुर का वादा है आपसे। अर्चना जो कि ऊपर से नीचे आ रही थी, उदय ठाकुर उसे देखकर रोते हुए बोलता है, अरे बेटा रुकिए जरा, ये तो देखिए आपकी फोटो आई है न्यूज़पेपर पर। अर्चना उदय ठाकुर के हाथों से न्यूज़पेपर लेकर उसे देखने लगती है, जिसमें वह और रिदांश साथ में थे। वह दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रहे थे और उसमें लिखे शब्दों को पढ़कर अर्चना के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट खिल जाती है। उसे तो ये सब सच ही लग रहा था कि
रिदांश ने सच में और बच्चों की जान बचाई है। अब सच क्या था ये तो सुबह रिदांश के सिवा कोई भी नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका और बहुत ज्यादा खतरनाक था। गुस्से में सिगार पी रहा था। उसके आसपास सिर्फ लाल रंग की लाइट चल रही थी। वह कमरा पूरा अंधेरे से ढका हुआ था। उस कमरे में कोई भी आना ना चाहे, वह एक ऐसा कैमरा था। वहां उसे कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं रखा था। वह लड़का सिगार के लंबे कस ले रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और रिदांश के सामने सर झुका लेता है। रिदांश अपनी कड़कती आवाज में बोलता है, पता लगाया तुमने? किसने किया था ये हमला हमारे ऊपर? वह आदमी अपना सर झुकाए ही बोलता है, सर वह हमला आपके ऊपर नहीं हुआ था। आपका बिजनेस राइवल रिदांश रंधावा के ऊपर हुआ था। शायद यह उनके किसी दुश्मन ने किया था, उन्हें जान से मारने के लिए। और वह बच्चे। वेदांत ने चंद लफ्जों में अपनी बात पूरी कर देता है। वह आदमी वैसे ही सर झुकाए बोलता है, बस वह बच्ची शौर्य रंधावा के राइवल की बेटी थी, जिसे वह लोग किडनैप कर रहे थे। हो सकता है कि उसे राइवल ने उसे अनाथ आश्रम में बम लगाए हो और अपनी बच्ची को वहां से सिर्फ निकाल रहा हो। इसलिए वह उन्हें उसे किडनैप कर रहा था, ताकि उसकी बच्ची को कुछ भी ना हो और शौर्य रंधावा वही मार जाए। रिदांश सिगार का एक लंबा कश लेते हुए बोलता है, पता लगाओ, क्या उसने ही हमला करा था या फिर कोई और है? वह आदमी अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चला जाता है। रिदांश वही कुर्सी में बैठकर अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बोलता है, इंटरेस्टिंग शौर्य रंधावा, तुम में कुछ तो अलग बात है। जो तुम हमें इतनी इंटरेस्टिंग लग रहे हो, कुछ तो जरूर है तुम में। हमारे बिजनेस राइवल होने के बावजूद तुमने इतनी हिम्मत दिखाई उस अनाथ आश्रम में आने की। मानना पड़ेगा, हिम्मत है तुम्हारे पास। तुम्हारी पूरी कुंडली तो हमें निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत कुछ है तुम्हारी इन आंखों में जो तुम छुपा रहे हो। दुनिया की नजरों से कई राज है तुम्हारी इन आंखों में, जिसे रिदांश ठाकुर जान के ही रहेगा।